अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद अब आखिर कौन बनेगा सर्वोच्च नेता? अली खामनेई की जगह कौन लेने जा रहा है? इस पर अमेरिका और इजराइल की भी बहुत पैनी नजर है, क्योंकि ईरान में एक कार्यवाहक सर्वोच्च नेता को नियुक्त कर दिया गया है और जल्द ही एक स्थायी विकल्प पर भी फैसला बहुत जल्द कर लेने की उम्मीद की जा रही है। With the leader of the Islamic Revolution, Imam Sayyid Ali Khamenei, the terrorist regimes of the United States have killed the leader of the Ummah. अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद ईरान में कौन बन सकता है सर्वोच्च नेता? ईरान के पावर सेंटर की कमान अब आखिर कौन संभालेगा? नया खामनेई कौन बनेगा? तेहरान पर हमले, जगह जगह काले धुएं के उठते हुए बादलों के बीच आगे कौन निभाएगा खामनेई की जिम्मेदारी? इसमें सबसे पहला नाम सामने आया है अयातुल्ला अली रेजा आराफी का। तो सवाल ये कि कौन है ये अली रेजा आराफी? ईरान के अयातुल्ला अली रेजा आराफी कार्यवाहक सर्वोच्च नेता बनाए गए हैं। वो गार्डियन काउंसिल के सदस्य हैं। वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी 88 सदस्यों वाली विशेषज्ञों की सभा का हिस्सा हैं। 1959 में जन्मे अली रेजा आराफी ईरान के यज़्द प्रांत से हैं। उनके पिता मोहम्मद इब्राहिम अल आराफी ईरान के पहले सर्वोच्च नेता अयातुल्ला रुहल्ला खोमेनी के दोस्त थे। 67 साल की उम्र में अली रेजा आराफी को गार्डियन काउंसिल का बहुत अहम सदस्य माना जाता है। तेहरान में हमले तेज हो चुके हैं। ईरान का पलटवार भी लगातार जारी है। पश्चिम एशिया में इस सबसे खतरनाक युद्ध के बीच अयातुल्ला अली रेजा आराफी को कार्यवाहक के तौर पर ही सही, लेकिन सर्वोच्च नेता का पद दिया गया है। वहीं स्थानीय चुनाव के लिए एक बड़ी प्रक्रिया है जो फिलहाल युद्ध के दौरान नहीं अपनाई गई है। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अली खामनेई को अमेरिका और इजराइल के हमलों में शहादत का दर्जा मिल चुका है। अली खामनेई के मर्डर के बाद ईरान में कोई सर्वोच्च नेता नहीं है। ऐसे वक्त में स्थायी विकल्प क्या है? ईरान में नेतृत्व संभालने के लिए 3 लोग होते हैं जो मिलकर देश से जुड़ा फैसला लेते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है मुख्य न्यायाधीश और तीसरा है गार्डियन काउंसिल में कानून के जानकार, यानी पहले मसूद पजेश्कियान, दूसरे गुलाम हुसैन मोहसिनी और गार्डियन काउंसिल के एक सदस्य। ईरान के खिलाफ जारी बहुत ही खतरनाक युद्ध के बीच बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अली खामनेई के बाद आखिर कौन बनने जा रहा है ईरान का वो सर्वोच्च नेता जो वहां ईरान में सब कुछ संभालेगा? जब ईरान के लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका और इजराइल की मौत मांग रहे हैं, खामनेई को शहीद बताकर डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू से इस खून का बदला लेना चाहते हैं, तब ईरान के पावर सेंटर में क्या हो रहा है, इसे बहुत गौर से समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त उस शख्स पर है जो खामनेई का असली उत्तराधिकारी बनेगा, यानी अली रेजा आराफी के बाद, क्योंकि वो अभी कार्यवाहक सर्वोच्च नेता बने हैं। ईरान में सर्वोच्च नेता को चुनने की एक विशेष संवैधानिक प्रक्रिया है। ये ईरान में सबसे शक्तिशाली पद है। इसमें ईरान की मजलिसे खुबरेगान ए रहबरी यानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स या कहें कि 88 विशेषज्ञों की सभा, जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसमें 88 इस्लामिक विद्वान होते हैं जिनको जनता ही चुनती है। अब उम्मीदवार योग्य हैं या नहीं, इसकी जांच ईरान की शूराए निगहबान करती है, यानी गार्डियन काउंसिल। ईरान में नया सर्वोच्च नेता कौन हो, अयातुल्ला खामनेई के बाद कौन ईरान का लीडर बनेगा, इसकी तलाश आज नहीं
एक दो साल नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया या यूं कहें कि एक लंबे दौर की निगरानी के तहत जारी रही है। 86 वर्ष के खामनेई बहुत बुजुर्ग हो चुके थे और पहले भी वो अपना पद छोड़ना चाहते थे। यानी ईरान में इस बात की फिक्र बहुत पहले शुरू हो चुकी थी कि अली खामनेई के बाद कौन बनेगा ईरान का सर्वोच्च नेता। ईरान में सर्वोच्च नेता का पद तब खाली होता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, वो पद से इस्तीफा देता है या फिर उसे हटाया जाता है। सर्वोच्च नेता को हटाने का फैसला भी मजलिसे खुबैरगान यानी कि 88 सदस्यों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है। ऐसा तब किया जाता है जब विशेषज्ञों की इस सभा को लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते या फिर इसके लिए योग्यता वो खो चुके हैं। यानी ईरान में सर्वोच्च नेता पर निगरानी के लिए भी एक कमेटी होती है। ईरान इस वक्त गम में डूबा हुआ है, लेकिन साथ में बदले की आग का गुस्सा भी उबलता जा रहा है। ऐसे मौके पर कार्यवाहक सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली रेजा आराफी के फैसलों पर सबकी नजर होगी। ईरान अब इजराइल और अमेरिका के अलावा अरब वर्ल्ड में अपने दुश्मनों से कैसे निपटेगा, इसको डिकोड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की फौज ने अली रेजा आराफी की जानकारी लेनी शुरू कर दी है। ऐसी ही रिसर्च अमेरिका और इजराइल ने खुमैनी और खामनेई को लेकर भी की थी। ईरान के पहले सर्वोच्च नेता थे आयतुल्ला रुहल्ला खुमैनी, जो 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति लेकर आए। 1989 में उनका निधन हुआ। उसी के बाद आयतुल्ला अली खामनेई, जो पहले ईरान के राष्ट्रपति थे, वो ईरान के सर्वोच्च नेता चुने गए। पूरी दुनिया में बहुत उड़ाया गया कि खामनेई बंकर में हैं, लेकिन जब युद्ध का वक्त आया तो खामनेई किसी बंकर में नहीं बल्कि उस जगह मौजूद थे जहां वो हमेशा दुनिया के सामने रहते थे। ऐसे में ईरान की लीडरशिप पर हमला करके जहां इजराइल और अमेरिका ने अपने हथियारों की ताकत का सबूत पेश किया है, वहीं ईरान ने बताया कि वो अमेरिका और इजराइल से डरकर किसी बंकर में छुपने वाला नहीं है, बल्कि आमने सामने का युद्ध अब और तेज होने जा रहा है। खामनेई की मौत के बाद अब यह खाड़ी युद्ध बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। जिस युद्ध को अमेरिका 4 दिन में खत्म करना चाहता था, ईरान उसी जंग को अब 40 दिन तक लड़ने के लिए तैयार हो गया है। अब बात तो युद्ध से बढ़कर एटम बम तक पहुंच चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके दुनिया को ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जिसमें ईरान ने 12 देशों को मिसाइल धमाकों से वॉर जोन बना दिया है। Members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. युद्ध रोकने की अमेरिका की एक ही शर्त है, ईरान का सरेंडर, टोटल सरेंडर। मगर ईरान है कि उसने ट्रंप को सरप्राइज देना शुरू कर दिया है। सरप्राइज पर मिसाइलों की बौछार कर ईरान ने एक युद्ध के बदले 12 वॉर जोन एक्टिव कर दिए हैं। ईरान ने ऑपरेशन फतेह-ए-खैबर के नाम से अब तक अमेरिका के सैन्य अड्डों को जिन देशों में दहलाया वो हैं कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, सीरिया और ओमान। इनके साथ ही ईरान की मिसाइलों का तांडव इजराइल में भी दिख रहा है। लेकिन ट्रंप को चौंकाते हुए ईरान ने साइप्रस को भी रॉकेट का ट्रेलर दिखा दिया है। बारह देशों में बारूद का बवंडर उठ रहा है। तेल अवीव में ईरान की एक मिसाइल धमाके से भारी तबाही मची है।
बहुमंजिला इमारत के चीथड़े उड़ गए हैं। कंक्रीट की मोटी दीवार चकनाचूर हो गई है। ईरान की मिसाइलों की मार घातक होती जा रही है। ईरान ने इसके बाद ऐलान कर दिया कि हमलों को असल धार तो अब इसके बाद दी जाएगी। मतलब विस्फोट ज्यादा विनाशकारी होंगे, ज्यादा हाहाकारी होंगे। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम खूनी पैगाम भेजा है। اقتدار و انسجامی غیر قابل تصور هم در مسئولین و هم در قوای دفاعی و هم در مردم شکل خواهد گرفت و تردید نکنید که نیروهای دفاعی ما هنوز ईरान जमीन पर मार रहा है, ईरान समंदर में हमले कर रहा है। ईरान की सभी सेनाओं के सिर पर अब खून सवार हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की जरूरत दिखाने वाले किसी भी तेल टैंकर को ईरान ने भस्म कर डालने की धमकी दे रखी है। सबसे बिजी समुद्री तेल गलियारे के आसपास दिखने वाले जहाजों को ईरान बारूदी धमाके करके उड़ा रहा है। ईरान ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर स्काईलाइट को ओमान के तट पर निशाना बनाया है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी मिलिशिया के मल्टीनेशनल नेटवर्क एक्टिव हो चुके हैं। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके, यमन के हूथी विद्रोही, इराक के शिया मिलिशिया, गाजा के हमास लड़ाके और सीरिया के शिया फाइटर्स का ग्रुप शामिल है। इतने फ्रंट पर अमेरिका और इजराइल को युद्ध में उलझना होगा, शायद ट्रंप को भी इसका अंदाजा नहीं था। हालांकि इससे भी बड़ी मुसीबत ट्रंप के लिए एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसका मुंह अभी बंद है, और ये फ्रंट है चीन सागर, जहां चीन जैसा सुपर पावर अमेरिका को सबक सिखाने की फिराक में बैठा है। ट्रंप ने ईरान पर हमला करके चीन को ताइवान फ्रंट पर युद्ध लाइसेंस दे दिया है। ट्रंप ने खामनेई का मर्डर करके जिनपिंग को ताइवान हड़पने के लिए भड़का दिया है। जाहिर है कि ताइवान पर चीन का कंट्रोल अमेरिका की हार होगी, क्योंकि ट्रंप ताइवान का साथ देते आए हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका अगर एशिया में कमजोर पड़ा तो रूस यूरोप के देशों को कुचलना शुरू कर देगा, जहां नेटो के 32 सदस्यों के एटमी वॉर जोन बनने का खतरा सबसे ज्यादा है।